नमस्कार दोस्तों, परीक्षा संकल्प के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री की पूरी कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ज्योमेट्री के सारे पार्ट्स, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, आपका पॉलीगॉन हो गया, आपका लाइन एंड एंगल हो गया, सारे पार्ट जितना ज्योमेट्री में होता है सारा हम लोग फ्री में ही कवर अप करने वाले हैं ना। आपको अलग से कहीं कुछ भी एक बार आप पढ़ लो, फिर आप बुक में जो क्वेश्चन आते हैं उनको ट्राई करते रहो तो कवर अप हो जाएगा। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सर्कल में। क्या पढ़ेंगे तो देखो, सर्कल के मैंने आपको दो क्लासेस कवर अप करा दी। एक जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताए थे पार्ट्स के, सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किसे क्या कहा जाता है, कैसे यूज में आते हैं, वो सब। दूसरा हम लोगों ने देखी इसकी थ्योरम्स, क्या देखी इसकी हम लोगों ने थ्योरम्स देखी, प्रमेय देखी कि वृत्त की कौन कौन सी प्रमेय होती है जो इंपॉर्टेंट है। तो ये दो पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो आपने पढ़ा है ना, इनका यूज कहाँ होता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ किस थ्योरम को लगाया जाता है, किस पार्ट की कहाँ क्या वैल्यू होती है, वो सब बातें हम लोग समझने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सर्कल बेस्ड प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सब पढ़ने वाले हैं। फिर सर्कल में ट्रिपलेट्स का क्या यूज होता है, ट्रिपलेट्स कैसे बनाए जाते हैं, ट्रिपलेट्स के कैसे शॉर्टकट बनते हैं, क्या ट्रिक्स होती है ट्रिपलेट बनाने की, वो सब सारी बातें हम लोग समझने वाले हैं कि ट्रिपलेट जब बनाई जाती है तो इसको सॉल्व करने की डायरेक्ट आप कैसे वैल्यूज लिख सकते हो, क्या इसके ट्रिक्स है, वो भी आप बिल्कुल समझ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो में बने रहें, अपने नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, तो आप एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एडवांस में सिर्फ नाम एडवांस है, बाकी उसके अगर आप फंक्शन समझ जाओगे, एक एक वैल्यू समझ जाओगे तो इससे आसान कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? तो चले हम लोग क्वेश्चन देखें आज के। तो चलिए, सर्कल के हम लोग आज से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन बनाते जाना है, आपको सॉल्व करते जाना है। नहीं बनता है तो आप फिर वीडियो देखो, वीडियो में देखते जाओ, फिर बनाओ, फिर से ट्राई करो, ये सब करते जाओ। ठीक है, इतना करना है। ये सारी आपको जो पीडीएफ है, फर्स्ट वीडियो की, सेकंड वीडियो की, इस वीडियो की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो के लिंक में हम टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, तो उसमें सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो देखो, हमारे पास आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आज का, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या आपके 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की आपको परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं त्रिज्या क्या होती है। तो त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये त्रिज्या होती है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, करते हैं, ठीक है, स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 14। एरिया मतलब ये वाला जो पूरा अंदर वाला भाग है ना वो, और परिधि मतलब क्या होता है, सरगमफेरेंस मतलब इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करो और वापस इसी पॉइंट पे आ जाओ, ये इसकी सरगमफेरेंस परिधि कहलाती है। अब दोनों के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दोनों के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। पहला आपके पास एरिया का फॉर्मूला है, एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो पाई की वैल्यू आपको ध्यान होना चाहिए कि पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22/7, 22/7 होती है, तो 22/7 लिख दिया। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, तो ये 14 हो गई, और एक और बार कितनी आ जाएगी आपके पास, 14, 14 आ जाएगी, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो दो बार लेना पड़ेगा। अब क्या करो, इसको काटो, 7 से काटेंगे तो 7 से 7 दूनी 14 हो जाएगा। आगे लिखेंगे तो ये तो आपके पास 22 है ही सही, ठीक है। 14 से काटोगे, 14 से काटोगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास, 28। 14 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास, 28 हो जाएगा। 28 का गुणा करो, 28 दूनी कितना होता है, 56 का 6 बचा कितना, 5। फिर देखोगे तो 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56। जोड़ दो इनको, तो 6 और 5 11 का 1 बचा, 1 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6। तो इसका अगर आपसे क्षेत्रफल कहा जाए कि क्षेत्रफल कितना है, तो कितना होगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 616। ठीक है, एक पॉइंट तो हो गया इसका, हम लोगों ने क्या निकाले, क्षेत्रफल, एरिया निकाल लिया। ठीक, अब देखो अगर आपसे दोनों चीज़ें पूछेगी तो आपने एरिया निकाला, अब देखो एरिया कहाँ पे आ रहा है, 616 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है क्या, नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ आ रहा है क्या, तो यहाँ भी नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अब बचा ही एक ऑप्शन, तो यही मेरा आंसर होगा। फिर भी मैं आगे और चेक कर लेता हूँ, और चेक कर लेता हूँ, और क्या निकालना है, तो मुझे सरकमफेरेंस निकालना है। क्या निकालना है, इसकी सरकमफेरेंस निकालना है। ठीक है, सरकमफेरेंस मतलब परिधि निकालना है। परिधि क्या निकाले, तो सर्कल के लिए अगर आपको सरकमफेरेंस परिधि निकालना है तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। बस वैल्यू तो पुट करना है, करो। ये 2 हो गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो पाई की वैल्यू तो 22/7, 22/7 लिखा है वहां पे। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है आपके पास, 14 है, तो 14 हो गया। 7 से काटो कितनी बार, 7 दूनी 14, ठीक है। और यहाँ देखो 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना होगा, 88। तो आपके पास देखो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी परिधि कितनी होगी, तो 88 सेंटीमीटर होगी। क्लियर इतनी बात, बना लोगे।
आसान चीज़ें हैं, इजीली बन जाएगी, प्रैक्टिस करना है। देखो मैथ्स है, सिर्फ देखने से, आप सिर्फ ऐसे वीडियो देखा करो आंखें खोल खोल के, तो उससे मैथ्स नहीं बनेगा। मैथ्स अगर आपको बनाना है, मैथ्स सॉल्व करना है, तो खुद से पेन चलाना पड़ेगा। पेन चलाते रहो, मैं सॉल्व करो, आप भी साथ में सॉल्व करते जाओ। नहीं बन रहा है तो बिल्कुल साथ में तो कर रहे हैं, देखो थोड़ी देर के लिए चाहे वीडियो पॉज कर दो, पहले अपने से ट्राई करो, फिर यहाँ देखो, दोनों चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। पर प्रैक्टिस आपको करना है, मेहनत करना है, तभी ये होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा आज का दूसरा सवाल। सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप मोटिवेट करूं, ये करूं, बीच में आपसे बात करें और बेटा क्या खाया क्या नहीं खाया, कैसे क्या है, बात हो रही है नहीं हो रही है, क्या हो गया, लड़ाई हो गई है, क्या हो गया, बाबू ने खाना नहीं खाया, क्या क्या दिक्कत है, ऐसी सब बातें करने के लिए ये क्लास नहीं चल रही है ना। पढ़ाई करो, एग्जाम के लिए टारगेट करो, एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ो, सब खाना भी खिलने लगेगा और बड़ी होटल में भी खाने लगोगे, ठीक है। देखो, the sum of radii of two circles is 91 centimeter and difference between their areas is 2002 centimeter square. What is the radius of the larger circle? दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग दे रखा है। दो वृत्त अलग अलग आपके पास, मान लो एक ये वाला वृत्त हो गया और एक और वृत्त है, मान लो एक ये वाला वृत्त हो गया, ठीक है। ये दो सर्कल दे रखे हैं, इनकी त्रिज्याओं का योग दे रखा है। मान लो कि ये बड़ा वाला वृत्त है, सर्कल है, ये बड़ा है ना, तो इसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, ठीक है, ये लार्जर होगी ना। ये बड़ा अगर हम बना रहे हैं तो इसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, ये लार्जर साइड हो गई। इसकी वैल्यू हमने लिख लिया R1, क्या लिख लिए R1। ये छोटा वाला वृत्त हो गया तो इसकी त्रिज्या भी कम होगी और इसकी त्रिज्या हमने ले ली कितने R2, क्योंकि वैल्यू ली नहीं है तो हम लोगों ने R1 और R2 ले लिया, ठीक है, क्योंकि दिया नहीं है ना कि त्रिज्या कितनी, योग दे रखा है। योग दे रखा है मतलब क्या दे रखा है आपके पास, तो दे रखा है R1 प्लस R2। क्या दे रखा है, R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना है, 91 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। क्षेत्रफल के मध्य का अंतर, क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा इसका कम होगा, तो दोनों के क्षेत्रफल जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे 2002 आना चाहिए। माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 2002 आना चाहिए। अब माइनस करेंगे तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको क्षेत्रफल पता है पाई आर स्क्वायर होता है और इसकी त्रिज्या R1 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। अंतर है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें दूसरे वाला का लिख लो, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, तो इक्वल्स टू आ जाना चाहिए 2002, ठीक है। इक्वल्स टू कितना आ जाना चाहिए आपके पास, 2002 आ जाना चाहिए, क्लियर है। पाई अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, पाई को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा मेरे पास R1 स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, R2 स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल्स टू में कितना है हमारे पास, तो इक्वल्स टू में 2002 है, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है, ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को पता है। क्वेश्चन चेंज हो गया है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, तो होता है ए प्लस बी एंड क्या होगा आपके पास, ए माइनस बी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा आपके पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो बस वही यही यहाँ उसका यूज़ करना है। ये पाई तो आपके पास एज इट इज हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी मतलब R1 प्लस R2 हो जाएगा, एक बार ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा आपके पास R1 माइनस R2 हो जाएगा, और इक्वल्स टू में कितना आपके पास 2002, क्लियर इतनी बात हो रही है। यहाँ देखो पाई की वैल्यू आपको पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो पाई की वैल्यू थी 22/7। R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 91 है, ठीक है। इनटू में देखोगे तो ये आपके पास हो गया R1 माइनस क्या हो गया आपके पास R2 इक्वल्स टू कितना है 2002, क्लियर इतनी बात। चाहो तो आप यहाँ कट कर सकते हो या तो चाहो तो आप ट्रांसफर कर लो, तो हम एक काम करते हैं इसको ट्रांसफर कर लेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा R1 माइनस R2, क्या आ जाएगा ये R1 माइनस R2 इक्वल्स टू में कितना होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 2002, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना आएगा 7 डिवाइड बाय, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएंगे, भाग में आ जाएंगे तो ये आएगा भाग में 22 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 91 आ जाएगा। अब देखो जब हम इसको आगे कट करेंगे तो कट कैसे होगा, इसको डायरेक्ट 22 से काटो, तो 22 से काटने पे मैं यहाँ लिख देता हूँ 22 से काटें 22 9 में 198 होता है, 9 बार कटेगा 198 बचा 2, 2 बच गया तो 22 हो गया, तो 22 एकम 22 तो 91 आ जाएगा। और आप देखोगे तो ये 91 से 91 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा कितना आपके पास 7, कितना बच गया आपके पास 7 रिमेनिंग आएगा। देख लेना एक बार, समझ लेना, कोई दिक्कत आए तो फिर से आप एक बार रोक के खुद से सॉल्यूशन कर लेना और आंसर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे 22/7 गुणित 91 गुणित R1 माइनस R2 बराबर 2002 था, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 2002 तो था ही, ये डिवाइड में था तो 7 मल्टीप्लाई में आ गया, ये 22 उधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, ये 91 उधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में। 22 से जब हम इसको कट करेंगे तो 9 टाइम 198 होगा, रिमेनिंग 2 आएगा आपके पास, 22 1 ज़ा 22 होगा तो एक बार ही यहाँ 91 होगी, यहाँ 91 तो एक कट जाएगा तो बचेगा रिमेनिंग कितना 7, तो बचेगा आपके पास 7। ये वैल्यू होगी किसकी, R1 माइनस R2 की,
ठीक है। और ये वैल्यू किसकी हमारे पास R1 प्लस R2 की। तो देखो हमारे पास दो चीज़ें आ रही है कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 91, और R1 माइनस R2 कितना है हमारे पास है, तो वो है हमारे पास 7। दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, तो जोड़ने पे आ जाएगा 2R1। कितना आ जाएगा 2R1, क्योंकि R2 प्लस माइनस कट जाएगा तो ये कट गया। 2R1 इक्वल्स टू कितना होगा, तो 7 एंड 1 8 हो गया, एंड ये 9 98 आ गया। R1 की जब हम वैल्यू निकालें तो R1 की वैल्यू होगी 98 डिवाइड बाई 2। 98 को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दो कितनी बार, 4 बार 8 बचा एक, फिर कितनी बार जाएगा ये, तो 9 बार जाएगा। तो R1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 49 सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 49 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा, क्योंकि R1 ही तो हम लोगों ने बड़ी वाली त्रिज्या ली है। क्लियर है। तो देखो चीज़ों को अगर आप बेसिक से समझोगे, बेसिक से पढ़ोगे, तो ये क्वेश्चन इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसान से सवाल बन जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो तुम लोग नहीं बना पाओ। तैयारी कर रहे हो ना, इसी बात की तो प्रिपरेशन कर रहे हो कि सारे क्वेश्चन अच्छे से और बहुत तरीके से आपसे बन जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो, बनाते रहो। फिर भी हम लोग, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे सॉल्व हो सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं निकालूंगी ये कठिन क्वेश्चन निकालो, आसान, कठिन और आसान अच्छे क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। ठीक है, जो जरूरी और जो बार बार रिपीट हुए ऐसे क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप केंद्र पर 24 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो वृत्त की परिधि क्या है। ठीक है, चाप जानते हो आप लोग, चाप जानते हो, चाप क्या होगी। मान लो ये वृत्त की परिधि है, इसमें मैंने 2 पॉइंट लिख दिए, 2 पॉइंट लगा दिए। एक पॉइंट का मैंने नाम दे दिया क्या, ए, और एक ये वाला पॉइंट है, यहाँ हम लोग एक पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया बी। तो ये वाला जो एरिया होगा ना, जो रिंग टाइप कटेगा, कैसे कटेगा, जो रिंग टाइप कटता है उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है चाप। ये रिंग टाइप जो कट रहा है ना, इसे क्या कहा जाएगा, चाप। यहाँ से अगर मैं सीधा काट दूँ ना, तो इसे जीवा कहा जाता है ना, उसे कॉट कहा जाता है, जो जीवा सीधी सीधी कटेगी। और ये जो कट रहा है ये क्या कहलाएगा, इसका आर्क कहलाएगा, चाप कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आर्क दे रखा है कि आर्क कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 24। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 24 डिग्री का। ये 24 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, अब ये कहा गया है कि सर्कल दैट इज, और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसके आपके पास क्या दे रखा है, और भी कुछ दे रखी है ना, ये इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है आपके पास, तो ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, अब आपसे ये 15 सेंटीमीटर और ये पूरा पूछा, पूरा 360 डिग्री होता है, पूरा क्या होता है 360। देखो अगर परिधि निकाली जाए ना, सरकमफेरेंस अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए कि वृत्त की परिधि बताओ सी, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि हमें पता है 2 पाई आर होती 2 पाई आर के साथ एक और वैल्यू होती है थीटा बाय 360। ठीक है, ये होती टोटल। अब हम इसे क्यों नहीं लिखते, क्योंकि देखो परिधि पे जो पूरा एंगल बनेगा, अगर मैं पूरी सरकमफ्रेंस निकालूं तो पूरा एंगल कितने का हो, 360 हो, 360 बाय 360 तो पूरा कट हो जाएगा। इसलिए जो टोटल अगर आपसे सरकमफ्रेंस पूछी जाए तो 2 पाई आर होता है। लेकिन अगर मैं कोई स्पेसिफिक एरिया पूछ दूं, मैं कहूँ कि भाई ये वाला एरिया बताओ, इतना एरिया बताओ, तो ये इतना एरिया कितने डिग्री पे बना है, 24। तो ये पूरा 360 तो लिखेंगे नहीं ना, यहाँ पे हमें 24 की वैल्यू भी लिखना पड़ेगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि चाप की लंबाई बताओ, क्या बताओ, चाप की लंबाई बताओ। ठीक है, लेंथ ऑफ आर का पूछा जाए आपके पास, चाप की लंबाई बताओ, तो चाप की लंबाई क्या होगी, तो 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। मतलब क्या हो रहा है कि परिधि पे जितने डिग्री का एंगल बना रहा है ना वो। अब देखो चाप की लंबाई, और आपको निकालना क्या है, पूछा क्या गया आपसे, परिधि पूछी गई है। क्या पूछी गई है, परिधि। और सर्कल की जो आपके सरकमफेरेंस होती है वो क्या होती है, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब ये वाली वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी हमारे पास 15 है, इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इक्वल्स टू, नहीं इक्वल्स टू नहीं, इंटू होगा ना, इंटू ये कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है 24 डिवाइड बाई कितना है 360 आ जाएगा। काटो इसको, 24 से काट दो, डायरेक्ट 24 से काटो, 12 से भी काट सकते हो। हम इसे 24 से काटेंगे तो देखो 24 से अगर काटेंगे तो 24 से कम 24 बटे, इसको काटोगे तो 24 से कटे 24 से कम 24। ठीक है, बचा कितना आपके पास 36 में 24 जाएगा तो 12, और 24 पंजे 120, 12 बचा 120 हो गया, और 24 पंजे 120 मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/15। ये 15 को इधर ले जाऊंगा तो गुणा में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 गुणित कितना आ जाएगा 15, बराबर में क्या आ जाएगा ये 2 पाई आर। एक है तो एक की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, कट गया वो तो। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 पाई आर ही क्या है, 2 पाई आर ही क्या है, तो 2 पाई आर ही वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि अगर आपसे पूछा गया कि सरकमफेरेंस की वैल्यू बताओ, तो 2 पाई आर, सी की जो वैल्यू है 15 गुणित 15 मतलब कितने आ रही है आपके पास 225 सेंटीमीटर। 15 का वर्ग 225 होगा ना, तो अगर यहाँ से सरकमफेरेंस पूछी गई तो 225। कुछ नहीं करना है आपको, बेसिक प्रॉपर्टी समझना है, और बेसिक प्रॉपर्टी अगर आपके पास पता है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई मेहनत नहीं करना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बनने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। सबसे बड़ा त्रिभुज बताना है। ठीक है, अर्धवृत्त में,
अर्धवृत्त में देखो ये पूरा एक वृत्त होगा, एक सर्कल हो गया। इसका अर्धवृत्त अगर हम बनाएंगे तो अर्धवृत्त क्या होता है, तो जो व्यास व्यास जब वृत्त को दो भागों में विभाजित कर दे तो उसे कहा जाता है अर्धवृत्त। उसे क्या कहा जाएगा, अर्धवृत्त कहा जाएगा। ठीक है, सर्कल से अगर आप डिवाइड कर दूं, ठीक है सॉरी आप डायमीटर से डिवाइड कर दो, ये वृत्त का क्या है, व्यास है। व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है, वो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ईच पार्ट जो होता है ये कहलाता है सेमी सर्कल। ईच पार्ट, ये वाला भाग भी और ये वाला पार्ट भी, दोनों जो सेक्शन है दोनों कहलाएंगे आपके सेमी सर्कल। ठीक है, तो कोई सा भी एक सेमी सर्कल ले लो। मान लो हमने ऊपर वाला सेमी सर्कल ले लिया है ना, मान लो कि हमने कौन सा सेमी सर्कल ले लिया, ऊपर वाला सेमी सर्कल हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, ठीक देखो ये वाला सेमी सर्कल हम लोगों ने ले लिया है। ठीक, अब हमें ये बताना है कि ये वाला जो आपने ऊपर वाला सेमी सर्कल लिया ना, इसमें बनने वाला सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे बड़े त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है, तो देखो बना देते हैं। सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है तो बताते हैं। त्रिज्या कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होती है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होती है, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 6। और यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर का डबल ही तो रेडियस होती है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 6। सबसे बड़ा जो बनने वाला आपके पास होता है वो क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ से सबसे बड़ा विकर्ण जो बनेगा वो लंब पे बनेगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, लंब पे बनेगा। तो सबसे बड़ा अगर हम बनाएंगे तो यहाँ देखो ये वाला जो त्रिभुज होगा ये सेमी सर्कल में सबसे बड़ा होगा। अर्धवृत्त का सबसे बड़ा क्या होगा, तो ये जब इस तरीके से बनेगा, जो विकर्ण से लंबवत बनेगा ना, वो वाला बनेगा। तो ये हो गया। अब हमें एक बात पता है, हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है, एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखी है। और वो थ्योरम क्या है, तो थ्योरम हमें ये बताती है, कि व्यास से, है ना, ये देखो मैंने आपको बता रखा है थ्योरम, अगर आप देखोगे कि व्यास से अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये हम लोगों ने थ्योरम देख रखी है, प्रमेय मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी है। व्यास से अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल बन जाएगा कितना, 90 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ देखोगे ना, ये त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है, तो केंद्र से लेके कहाँ तक की दूरी, परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये भी तो आपके पास त्रिज्या हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 6, है ना। ये वाली भी त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या होगी मतलब ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, मेरे पास 6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाए वो ट्रायंगल होता है राइट एंगल, है ना। कौन सा ट्रायंगल हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ना, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल, एरिया फाइंड आउट करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो इस ट्रेंगल में अगर आप देखोगे, ये वाला जो ट्रेंगल बना है ना, यहाँ देखो ये वाला ट्रेंगल बना है, इसकी हाइट अगर कही जाए कि h है, ये हाइट है, तो हाइट कितनी है, तो हाइट है 6। ये पूरा का पूरा बेस होगा, तो पूरा का पूरा बेस कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा बेस हो गया। तो हमारे पास देखो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो 1/2 हो गया। क्षेत्रफल ही निकालना है त्रिभुज का, तो 1/2। आधार की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 और 6 कितनी हो जाएगी, 12। ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 6 है। ठीक है, इसको कट कर दो, 2 से काटो कितनी बार, 6 बार। और 6 गुणित 6 मतलब कितना हो जाएगा, 36। तो आप ये कह दोगे कि अगर वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त में बनने वाला जो सबसे बड़ा त्रिभुज होगा, ये सबसे बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, सबसे बड़ा जो त्रिभुज होगा, उस सबसे बड़ा त्रिभुज कहाँ बनेगा, जब हाइट सबसे ज़्यादा होगी, और हाइट सबसे ज़्यादा यहीं होगी। तो सबसे बड़ा जो त्रिभुज होगा वो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा, तो वो होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। क्लियर इतनी बात। चारों क्वेश्चन आई होप कि आपको बेसिक से क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए होंगे। चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते जाओ। अब देखो धीरे धीरे आपके क्वेश्चन है ना बढ़ते भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम वही बेसिक चीज़ें पढ़ते रहे, आगे आगे आपके क्वेश्चन थोड़े थोड़े बढ़ते भी जाएंगे। एक जीवा, अलग अलग आपकी थ्योरम्स भी यूज होगी, जैसे यहाँ थ्योरम यूज हुई है ना, कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा, तो ऐसे अलग अलग थ्योरम्स भी आएगी। एक जीवा जिसकी लंबाई 5 × 2 सेंटीमीटर है, जो वृत्त के केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, जीवा है, केंद्र पे बना रही है ना, केंद्र से नहीं बना रही, केंद्र पर बना रही है। तो मान लो ये एक जीवा बना दी, इसका नाम आपने क्या रख दिया, ए बी। ज़्यादा थ्योरी आपको लिखना नहीं होती, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, तो ये हो गया सेंटर। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये वाला जो पार्ट हो, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है, त्रिज्या नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी। क्या ये त्रिज्या नहीं होगी, तो आप कहते हो सर ये भी त्रिज्या होगी, हो जाएगी। ये जीवा की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपके पास, 5 × 2। कितनी दे रखी है, 5 × 2। अब देखो समकोण त्रिभुज आप सभी जानते हो, समकोण त्रिभुज आप सभी जानते हो कि 90 डिग्री का एंगल है। इसके सामने की जो भुजा होती है इसे कहा जाता है कर्ण। क्या कहता है इसे, कर्ण कहता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, बाकी जो अदर साइड है इनमें से एक आपके पास होती है लंब,
क्या हो जाएगी आपके पास, लंब परपेंडिकुलर होगी। और एक जो आपके पास साइड होती है ये होती है आपके पास बेस, है ना, एक क्या होती है आपके बेस, आधार होती है। तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी ये कर्ण होगी। और इसमें अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पीजीटी लगा दे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, है ना, पीजीटी मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या कहेगी आपके पास, तो ये मान लो कि ओ है ना, तो वो कहती है आपके पास हाइपोटेनिस स्क्वायर, हाइपोटेनिस मतलब आपके कर्ण का वर्ग, तो कर्ण मतलब आपका कौन है यहाँ पे, ए बी, तो आप कह दो ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इन दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो आप, है ना, एक बार आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेना है और एक बार आपको बेस का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि पीजीटी ये कहती है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब कितने का वर्ग लोगे, 5 करनी 2 का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर मतलब ये वाली कोई सी ले लो, इसको ले लो चाहे इसको, ये भी हो गया आपके पास आर स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो गया आपके पास आर स्क्वायर, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपके पास, नेक्स्ट यहाँ देखो, ये वाली वैल्यू जो होगी 5 का वर्ग करेंगे 25, करनी 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, करनी 2 का वर्ग 2 आ जाएगा। और आर टू प्लस आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आर स्क्वायर। 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 कट गया तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25। तो अगर आर की वैल्यू पूछी जाए तो आर की वैल्यू, आर टू नहीं यार, आर स्क्वायर है, क्या ये आर स्क्वायर है हमारे पास, क्लियर, ये क्या हो गया हमारे पास आर स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 2/2, तो 2 से 2 कट गया तो आर की वैल्यू जो होगी वो √25 होते हैं। 25 कितने का स्क्वायर है, 5 का, कितने का स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। अब देखो इस वैल्यू को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये ट्रिपलेट्स कहलाती हैं, क्या कहलाती है आपके पास, ट्रिपलेट्स। अभी आगे जाके मैं आपको बहुत सारी ट्रिपलेट्स बताने वाला हूँ। ट्रिपलेट्स होती है समकोण त्रिभुज की भुजाएं। ट्रिपलेट्स मतलब क्या हो जाएगी आपके पास, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। अब समकोण त्रिभुज की भुजाएं देखो, मान लो कि ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू 1 है, तो ये वाली वैल्यू √2 टाइम्स करनी 2 गुना होगी। दो वैल्यू अगर आपके बराबर मतलब लंब और आधार ही बराबर हो सकती है, कर्ण बराबर नहीं हो सकता, कर्ण हमेशा ज़्यादा होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। तो ये 1 है, ये 1 है, तो √2 टाइम्स होगी। मतलब अब देखो आपके पास एक वैल्यू आर है, एक वैल्यू आर है, तो एक वैल्यू जो होगी ना वो r√2 होगी, क्या हो जाएगी वो r√2। कर्ण जो होगा ना वो r√2 होगा, और हमारे पास r√2 की वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है 5√2। अब ये √2 से √2 कैंसिल हो गया तो r की वैल्यू कितनी आएगी भाई, r की वैल्यू हो जाएगी 5। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आगे आपको ट्रिपलेट्स बताने वाला हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, पहले आप बेसिक से समझ लो कि 90 डिग्री का कोण है तो कर्ण होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए, एक लंब और एक आधार है। बस पाइथागोरस प्रमेय लगा दो तो आ जाएगा आंसर, आ जाएगा ना। कितना आएगा कि त्रिज्या कितनी होगी उसकी 5 सेंटीमीटर। ये मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट कैसे निकले थे, घबराओ मत, अभी मैं बताऊंगा। देखो आगे देखते हैं, धीरे धीरे समझते जाओ, पढ़ते जाओ, सब चीज़ें सामने आएगी, सब निकल के आएगी, आपसे कुछ नहीं छुपेगा, ठीक है। सब राज खुलेंगे आज, ठीक है, तुम्हारे भी राज खोल के रहूंगा आज मैं। देखो एक जीवा जिसकी लंबाई 7 करनी 2 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 60 डिग्री का गुण बनाती है। कॉर्ड ऑफ लेंथ 7√2 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। आपको वृत्त की त्रिज्या बताना है। पहले कौन एंगल, एंगल जो था कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का। अब आपने मान लो कि ये आपके पास एक जीवा हो गई ए बी, ये आपके पास सेंटर हो गया ओ, है ना। ये जो है, ये जो आपके पास दे रखी है कॉर्ड जो है, जीवा जो है कितने डिग्री का एंगल बना रही, 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बना रही। ये आपके पास क्या है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या हो जाएगी आर, और ये भी क्या हो जाएगी त्रिज्या, बराबर 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 होगी ना, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती, तो ये भी आर हो गया और ये आर हो गया। देखो मान लो त्रिभुज जब बनाया जाए, ठीक है, त्रिभुज अगर आप बनाते हो और आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज में, है ना, त्रिभुज में भुजाएं समान है, त्रिभुज में क्या है, भुजाएं समान है, त्रिभुज में भुजाएं समान है, तो कोण भी समान होंगे, कोण भी समान होंगे, कोण भी समान होंगे, कोण भी कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल देखते हो तो वो होते हैं 180, कितने होते हैं 180, 180 में से अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं देख लेता हूँ, देखो ये दोनों, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, तो ये वाला एंगल और इसके सामने का एंगल है ना, अगर भुजाएं समान है तो सामने के कोण भी क्या होते हैं, सामने के कोण भी समान होते हैं, ठीक है, सामने के कोण भी समान होते हैं। तो इसके सामने का कोण, इसके सामने का कोण भी बराबर बराबर। ये 60 कट गया, 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों को, ये 60 कट गया, तो देखो क्या होगा, 160 में से 180 में से 180 में से हमने 60 घटा दिया, बचा कितना 120। अब 120 जो है वो इन दो कोणों का मान है, ये भी थीटा, ये भी थीटा है, मान लो कि इसकी वैल्यू भी थीटा है, थीटा है,
जो भी मानना चाहो। थीटा थीटा होगा तो 2 थीटा हो जाएगा, दोनों मिलाओगे तो। 2 है तो 2 में बांटना है, तो 120 को 2 में बांटेंगे तो हर एंगल जो होगा कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। मतलब ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ऐसा करने पे क्या बन रहा है, हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। ऐसा करने पे हमारे पास एक त्रिभुज ट्रेंगल बन गया है, ऐसा एक ट्रेंगल बन गया है। और उस ट्रेंगल में देखो क्या दे रखा है, ये वैल्यू आर है, ये वैल्यू आर है, और ये वाली वैल्यू आपके पास ए बी है ना। जीवा की लंबाई दे रखी, कितनी दे रखी है, 7/2, 7√2, तो ये 7√2 हो गया। एंगल देखो, एंगल ये वाला भी कितना है, 60 डिग्री, ये वाला भी कितना है, 60 डिग्री, ये वाला भी कितना है, 60 डिग्री। त्रिभुज में अगर तीनों कोण बराबर हो जाए तो ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है इक्विलेटरल ट्रेंगल, समबाहु त्रिभुज, है ना। इक्विलेटरल ट्रेंगल समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी कोण बराबर होंगे और सभी भुजाएं भी क्या होगी, बराबर। सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। फिर से समझो, सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, और तीनों बराबर होगी। तो जब ये 7√2 है तो ये भी कितनी होगी, 7√2, और 7√2 ये रेडियस ही तो है। तो इसकी त्रिज्या अगर कही जाए तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपके पास, 7/2 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। आसानी से पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। तुम्हें 2x पे पढ़ने की आदत हो गई है तो मत करना, कोशिश भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। ठीक है, मैं एक्सप्रेस वे की तरह पढ़ाता हूँ, बिल्कुल तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं फालतू बातें बिल्कुल नहीं करूँगा। आराम से पढ़ते जाओ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्पीड और कम कर लो, और आता है तो आप धीरे से रोको, पहले क्वेश्चन पढ़ो, खुद से ट्राई करो, फिर ट्राई करो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए ये मेरा टारगेट रहेगा, और अच्छे क्वेश्चन हो। ठीक है, चलो। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया हमारे पास, निकालोगे। 90 डिग्री का था तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था, 60 डिग्री का है तो इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज बन गया। और मैं आपको पूरा डिटेल में अलग अलग बता रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये तो आप ही बता दोगे अब यार, अब क्या बताऊँ तुम्हें, इतना इतना तो तुम्हें बिल्कुल समझदार हो, बता दोगे, आराम से बता दोगे। आप कहोगे सर ये हलवा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, इतने आसान सवाल क्यों करा रहे हो हमसे। ठीक है, तो मैं अपने लिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे बन नहीं रहे, तुम्हें तो बन ही जाएंगे। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। एक वृत्त बना दो। सबसे पहले जो कहा जाए ना, ज्योमेट्री मतलब होता है शेप्स, ज्योमेट्री मतलब शेप्स होता है। तो सबसे पहले आप शेप बनाओ, सर्कल कहा गया तो सर्कल बनाओ। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और जीवा ए बी की केंद्र से दूरी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर है, और जीवा ए बी की केंद्र से दूरी, एक जीवा बना दो आप। सबसे पहले तो ये जीवा बना दी हमने ए बी, इसकी जो ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। इसकी जो आपके रेडियस दे रखी है, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है कितनी आपके 25 दे रखी है। अब हम एक बात जानते हैं, ये मैं आपको प्रमेय बता चुका हूँ, ये थ्योरम मैं आपको बता चुका हूँ। और क्या है वो थ्योरम, तो यहाँ देखो, ये थ्योरम मैं यहाँ लिख दिया करूँगा कि सेंटर से, है ना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। ठीक है, जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, और लंब डाला है मतलब 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक वैल्यू पता चल रही है कि इसकी ये 25 है, ये वाली वैल्यू 7 है, और ये राइट एंगल बन गया, मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। अगर मैंने ये वैल्यू गलती से निकाल ली, है ना, इसको सी नाम दे दो, ये सी, ये सेंटर ओ था, ये ओ हो गया, ये सी हो गया। अगर मान लो गलती से मैंने ए सी की वैल्यू निकाल ली, तो मुझे तो यहाँ पता है कि ए सी इक्वल्स टू ही बी सी होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, ये वाली वैल्यू जितनी उतनी ये भी होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर जो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो बराबर। तो गलती से अगर मैंने ए सी की वैल्यू निकाली तो ये तो आ ही जाएगा। अब ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे लगाना है पीजीटी। क्या लगाना है हमें, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अब पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो 25 का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर होगा इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू हाइपोटेनस इक्वल्स स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब 7 स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा आपके पास, बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 25 का वर्ग कितना होता है, तो 25 का वर्ग होता है 625। ठीक है, 7 का वर्ग कितना होगा, तो 7 का वर्ग होगा 49, 49 प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मुझे AC स्क्वायर की वैल्यू पता करना है तो AC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 625 माइनस 49, ये 49 उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस करूँ 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचा 1, तो 11 में से अगर 4 जाएंगे तो 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7, 1 हमने ले लिया तो बचा 5। तो ये जो आ रही है हमारे पास कितनी, AC स्क्वायर इक्वल टू 576। तो AC की वैल्यू अगर चाहिए तो AC की वैल्यू हो जाएगी √576, और √576 का मतलब ये होता है कि 576 575 होता है वो 24 का वर्ग है। तो AC का मान कितना आएगा, 24, है ना, AC का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब आप कह दोगे सर AC का मान अगर 24 है, ये 24 है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 24, क्योंकि AC इक्वल्स टू BC। और मुझे तो टोटल जीवा बताना है, कुल जीवा बताना, और जीवा कौन सी आपके पास, AB।
तो अगर ए बी की वैल्यू बताना है तो 24 प्लस 24 होगा, और 24 प्लस 24 की वैल्यू अगर देखी जाए तो 24 प्लस 24 कितनी होगी 48 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 48 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर इसमें तो टाइम बहुत जाएगा पाइथागोरस थ्योरम निकालने के, तो इसका भी तरीका है। इसका भी तरीका है। आपने अभी तक जो पेशेंस बना के रखा था उसका बांध, सब्र का बांध अब टूट चुका है, उसको हम लोग देखते हैं ट्रिपलेट्स कैसे निकाली जाती है। तो देखो ट्रिपलेट्स हम लोग देख लेते हैं, ट्रिपलेट्स कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, ट्रिपलेट्स देख लो यहाँ पर, पहले ट्रिपलेट समझ लो कि ट्रिपलेट्स कैसे निकाली जाती है। ठीक है, आपको क्या लगाना है, तो आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है, तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल का बनना जरूरी है ना। क्या बनना जरूरी है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल का बनना जरूरी है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये यहाँ देखो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसे कहा जाता है, इसे हाइपोटेनिस कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा बेस आधार कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा परपेंडिकुलर मतलब लंब कहा जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब लंब का वर्ग प्लस बेस स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आधार का वर्ग हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय ये बताती है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी ना, सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी आपके पास, ठीक है, लॉन्गेस्ट अगर आप साइड पूछा जाए तो वो होती है आपके पास हाइपोटेनिस कर्ण होगी। कौन सी होगी, कर्ण। और कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो लंब और आधार के वर्ग का बराबर होता है। अब कर्ण तीनों में से कौन सी भुजा होगी, तो कर्ण होगी जो 90 डिग्री के सामने बनी हो। किसके सामने बनी हो, 90 डिग्री के सामने। और इसकी जो वैल्यू होगी, तीनों जो भुजाओं का मान जो होगा वो तीनों पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तीनों भुजाओं के जो मान होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, धन पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तीनों के मान क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। तो हम मान लो तीनों को अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं, ए बी सी मान लो। क्या मान लो, ए बी सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स देख लेते, तो हम यहाँ देख ले कि इसकी भुजाएं जो दे रहे कि साइड्स मान लो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से आपके पास ए बी सी, क्या है आपके साइड्स कौन सी हो गई, ए बी सी। और सी जो है ना, सी जो ये ए बी सी मान लो, ये ए है, बी है, ये सी है, और सी जो होगा वो होगा आपके पास हाइपोटेनियस। सी जो होगी, सी क्या हो जाएगी आपके पास, हाइपोटेनियस कर्ण हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा होगी। तो जहाँ सबसे बड़ा मान दे रखा है वो आपके पास सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। अब आपको देखो क्या करना है, ये सारी ट्रिपलेट से लिखी ये वैल्यू पता होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर एक वैल्यू 3 है, एक 4 है, तो एक 5 ही होगी। कैसे, मैं प्रूफ कर देता हूँ, 1 2। मैं कह रहा हूँ ये 3 है, ये 4 है, तो आप सीधा से कह दो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। चलो प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस कितने का वर्ग, 4 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 बराबर 3 का वर्ग कितना होगा, 9। 4 का वर्ग कितना होगा, 16। तो ये 25 है, और 16 और 9 भी कितना होता है, 25। तो प्रूव हो गया ना। ये तीनों सब जो है ये सारी की सारी ट्रिपलेट्स है, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है, आपको इनका ध्यान रखना है, इनका आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो व्हाइट मार्कर से लिखी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी कुछ अलग है जो रिसेंटली एग्जाम में, जो बड़े लेवल के जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ ये जो ग्रीन लिखा है ना, ये बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा था। जनरली आपका जो व्हाइट मार्कर से लिखा है इनसे आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो 3 भुजाओं की वैल्यू है कि अगर एक 3 एक 4 है तो एक 5 होगी, एक 5 है 12 है तो 13 होगी, 7 24 और 25 होगी, 9 40 41 हो गया। अब ऐसा नहीं है, यहाँ देखो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि एक मान जो है 3 के बजाय हो जाए 6, एक मान हो जाए 4 के बजाय कितना हो जाए 8 हो जाए। तो आप ये कह दो सर ये हो रहा है 3 का डबल, ये 4 का डबल, तो 5 का डबल होना चाहिए, मतलब ये मान कितना होगा 10 होगा। तो मैं ऐसे कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। देखो मान लो मेरे पास ए बी और सी की वैल्यू है ना, ए बी सी की वैल्यू यहाँ 3 लिखी है, यहाँ पे 4 लिखी और यहाँ कितनी 5, 3 4 5 है ना। इसी को लेते हैं। अगर मान लो कि ये वैल्यू मेरे पास हो जाए 3 करनी 7, अब ये लगाओगे आप ना, ये वाला लगाओगे तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। मान लो ये कहा जाए ना आपके पास कि ये वैल्यू है 3√7, ये वाली वैल्यू आपके पास दे रखी है 4√7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालो तो दिक्कत है। पर हमें अगर ये ट्रिपलेट पता है कि ये 3 है 3√7, ये आपके पास 4√7 है, और अगर आपसे कहा जाए कि ये वैल्यू बताओ तो कुछ मत करो, ये 3 के साथ 4√7 का मल्टीप्लाई है, ये भी √7 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी √7 का मल्टीप्लाई करा दो, मतलब ये कितनी हो जाएगी 5√7 हो जाएगी। और देखो ये मान लो इसका हाफ दे रखा हो, मतलब 3 नहीं दे रखा हो, ये दे रखा हो कितना 1.5, ये इसका हाफ दे रखा हो मतलब 4 नहीं दे रखा हो, और कितना दे रखा हो 2 दे रखा हो। अगर ये 1.5 है, ये 2 है, तो ये वाला मान कितना होगा, तो ये इसका हाफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा मान लो। ठीक है, अगर मान लो दो साइड्स आपके पास एसी दे रखी है, एसी दे रखी है कि मान लो यहाँ लिखा है 10, यहाँ कितना लिखा है 10 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 24 लिखा है। आपसे कहा जाए कि इसकी तीसरी भुजा बताओ, कर्ण का मान बताओ, तो क्या करोगे,
आपको कुछ नहीं करना है, जब तक ये कट जाए ना, ये रेशियो में, अनुपात में, अनुपात सबसे छोटा लेके जब तक कटे तब तक काटो। तो देखो इसको हम काटेंगे, इसको हम काटेंगे, 10 को काटो, 10 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। 2 से काट रहे हैं, कितने से कट रहा है ये, डिवाइड बाई 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो वापस में आपको मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। तो ये डिवाइड बाई 2 हो गया। इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 12 बार। अब यहाँ देखो कौन सी ट्रिपलेट लग रही है, तो ये लग रही है 5 12, तो एक और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13, कि अगर ये 5 ये 12 है तो ये कितनी होगी, 13 होगी, हो जाएगी। पर एक्चुअल में 13 तो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये 10 था, ये 24 था, मैंने 2 से भाग दिया है, तो इस पे वापस अगर मुझे आना है तो 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये 10 है, ये 24 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 13 दूनी कितनी होगी, 26, 13 दूनी कितनी होगी, 26। तो ये ट्रिपलेट्स है, क्या है ये, ट्रिपलेट्स है, और इनकी वैल्यूज आपको निकालना है, इनकी वैल्यूज आपको निकालना होती है, ठीक है। अब वैल्यूज निकालने के लिए देखो कई जगह आपको इसका शॉर्टकट बताया जाता है, तो मैं इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि वैल्यूज निकालने के लिए आपका शॉर्टकट क्या होगा, ठीक है, वैल्यूज निकालने के लिए आपका शॉर्टकट क्या होगा। तो ये तो समझ जाओगे ना, ये तो समझ जाओगे, ये कहीं से भी आपके पास वैल्यू हो सकती है, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो, कहीं से भी आपके सामने वैल्यू आ सकती है तो आप निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आ जाएगी। देखो कैसे, कुछ और वैल्यूज हम लोग ट्राई कर लेते हैं, कुछ और वैल्यूज हम लोग ट्राई कर लेते हैं। देखो मान लो हम ये वाली ट्रिपलेट लगाते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये वैल्यू दे रखी है कि एक वैल्यू है आपके पास 24√5+2, एक वैल्यू आपके पास दे रखी है 25√5+2। तो एक बात आपको समझ में आ रही है कि इसके साथ भी √5+2 और इसके साथ भी √5+2 है, तो जो वैल्यू आएगी उसके साथ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, √5+2 लिखना होगा। अब देखो इसमें देखो आपके पास बचा क्या है, तो बचा यहाँ कितना है, 24 बचा है, यहाँ पे कितना बचा है, 25 बचा है, 24 25, तो 24 25 है, तो कौन सी थ्योरम लग रही है, तो ये लग रही है 7 24 25, कौन सी लग रही है, 7 24 25 की, ये 24 है, ये 25 है, सी की वैल्यू नहीं होगी, कोई सी भी भुजा मान ले, सी क्या होगा आपके पास, तो यहाँ अगर आप सी निकालो तो यहाँ सी होगा, सी हो जाएगा आपके पास 25, सी कौन सा हो जाएगा आपके पास, 25 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास मान लो ये ए है, तो ये सी होगा, और मान लो आपसे बी की वैल्यू पूछे कि एक और वैल्यू की, सबसे बड़ा जो होगा ना वो कर्ण ही होगा, इसका ध्यान रखना है। ये 24 से 25 तो आपको पता है 7 होना चाहिए, 5 करनी तो यहाँ लगा था, तो ये वाली वैल्यू कितनी है आपके पास, 7 सही √5+2 करनी 5 धन 2 हो जाएगा, क्लियर, ये निकाल लोगे इतनी बात, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ देखो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो आपके पास, ठीक है, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, ये मैं आपके सामने ट्रिक लिख देता हूँ कि डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। मान लो आपके पास सबसे बड़ी सबसे छोटी भुजा, ठीक है, सबसे छोटी भुजा हम लोग देख लेते हैं, सबसे छोटी भुजा, स्मॉलेस्ट साइड है ना, स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड जो है वो वैल्यू है ए, क्या है वो वैल्यू ए है, ये आगे वाली जो वैल्यू दिख रही है ना स्मॉलेस्ट साइड है, ये जो वैल्यू स्मॉलेस्ट साइड है ये ए है। और ए जो हो जाए ना, ए जो आपके पास हो जाए वो हो जाए एक ऑड नंबर, ए जो हो जाए एक क्या हो जाए, ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब ए कोई विषम संख्या हो, ए क्या हो जाए आपके पास कोई विषम संख्या हो जाए, ए विषम संख्या, विषम संख्या आप जानते हो 1 3 5 7 इस तरीके से हो, ए कोई ऑड नंबर हो जाए, ऑड नंबर मान लो 3 हो जाए, क्या हो जाए आपके पास 3 हो जाए, कोई भी ऑड नंबर हो जाए, तो एक भुजा जो होगी वो ए हो गई, ये ए की वैल्यू तो आपने ए मान ली। बी की वैल्यू और सी की वैल्यू अगर आपको निकालना है, बी और सी की वैल्यू निकालना है, तो ये होगा a² -1/2, और ये हो जाएगा आपके पास a² +1/2। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, एक बार वर्ग करके एक घटा के दो से भाग दो, एक बार वर्ग करके एक जोड़ के 2 से भाग दो, ऐसे करके आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी आपको, ठीक है। जैसे आप निकालना चाहो पहली वैल्यू दूसरी कौन सी निकालना है आपको, 9 वाली निकालते हैं, 9 निकालते हैं हम लोग, ठीक है, 9 निकालते हैं। तो मान लो देखो हम लोगों ने मान लिया कि ये वैल्यू ऑड नंबर लेना है, विषम संख्या है, कैसी संख्या लेना है आपको, विषम संख्या लेना है, यहाँ पे विषम लेना है आपको, ठीक है, विषम संख्या, तो इसका ध्यान रखना, ए की वैल्यू हमने कितनी मान ली, 9 मान ली। तो यहाँ देखेंगे तो क्या करेंगे, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना होगा 81, 81 में से एक गया तो कितना बचा 80, 80 को 2 से भाग दो कितना आ जाएगा 40। अब क्या करना है हमें, अब करना है वापस से ए² मतलब 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 81, और एक कितना हो गया 82, 82 को 2 से भाग दोगे तो 82 हो गया, 82 को 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4, ठीक है, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 एकम 2, तो ये कितना आ गया 41। तो अगर आपके विषम संख्या है तो होती है a² -1/2 और a² +1/2, ये क्लियर है इतना, ये हो गया आपके पास ऑड नंबर के लिए, ये इन सब में लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जो दे रखे हैं सारे के सारे विषम है, सारे के सारे क्या आपके पास विषम ऑड है। तो ये याद हो जाएगी, 3 4 5 होती, 5 12 13 होती, 7 24 25, आप याद कर लो, ये सब के झंझट में मत पड़ो, ये ट्रिक्स है, फालतू क्यों चक्करों में पड़ो, आप तो डायरेक्ट याद कर लो कि 3 4 5 होता है, 5 इस रेशियो में होते हैं अनुपात में, कि ये 3 के अनुपात 4 5 के अनुपात में, 5 12 13 7 24 25 9 40 41 11 60 61 13 84 85 होगी। अब देखो अब हम सम पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, सम, कि अगर आपके पास मान लो कि सबसे छोटी जो संख्या हो जाए वो सम हो जाए, इवन हो जाए,
तब कैसे निकालोगे, इवन हो जाए तो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये वही है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, उसी से निकालना है। तो a इक्वल्स टू मान लो आपके पास आ जाए इवन नंबर, क्या आ जाए आपके पास इवन नंबर, मतलब सम संख्या हो जाए, कैसी संख्या हो जाए आपके पास, सम संख्या हो जाए। सम संख्या हो जाए तो कैसे निकालेंगे, कुछ भी मत करो, बस यहाँ देखते जाओ, कुछ भी मत करो, बस यहाँ देखते जाओ। ठीक है, क्या करना है आपको, तो a की वैल्यू तो आपने a मान ली। ठीक है, b की वैल्यू क्या मानोगे आप, तो b की वैल्यू आप मान लो बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार ले लो -1/2, टोटल डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, a स्क्वायर बाई 2 करो। ठीक है, क्या करो आप, a स्क्वायर बाई 2 करो, फिर टोटल को आप क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। टोटल को आप क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, और फिर कर दो -1। ए स्क्वायर बाई टू 2 बार आपको 2 से डिवाइड करना है और एक माइनस कर देना है। सी की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, तो आपको वही करना है, ए स्क्वायर बाई टू। ए स्क्वायर बाई टू तो दोनों में होगा, ठीक है, यहाँ भी हो रहा है, ए स्क्वायर बाई 2 करना है। फिर क्या कर देना आपको, अगेन 2 से डिवाइड करना है, और एक बार अगर माइनस किया था तो एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस किया था तो एक बार क्या कर दो आप, प्लस कर दो। कोई सा भी निकालना चाहो आप, मान लो ये निकालना, पहले ही निकालते हैं कि इसकी वैल्यू आप मान लो 8 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 8 का वर्ग मतलब कितना होगा, 64। 64 को अगर मैं 2 से भाग, ये 8 का वर्ग 64 होगा, 64 को 2 से भाग दूँ कितना होगा, देखो 64 डिवाइड बाई 2, टोटल को डिवाइड करना है 2 से -1। 64 को 2 से डिवाइड करूँ 32, 32 को 2 से डिवाइड करूँगा 16, 16 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 15, 16 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 15। तो एक 8 है तो एक कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। नेक्स्ट है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो 8 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 64/2, और पूरे को डिवाइड कर दो 2 से, और क्या कर दो इसमें +1 कर दो। तो 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32, 32 में को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, और 16 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17, कितना आ जाएगा, 17। तो क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना, डायरेक्ट निकाल सकते हो। विषम संख्या अगर हो तो ए स्क्वायर -1/2, ए स्क्वायर +1/2। सम संख्या हो जाए तो ए स्क्वायर बाई 2, और फिर उसको एक बार और 2 से भाग देके एक माइनस करना, एक बार 2 से 2 बार भाग देके और एक बार एक प्लस कर दें, तो ये आ जाएगी। मेरे हिसाब से तो अभी डायरेक्ट याद करो, जो बार बार यूज़ करो तो याद हो जाएगी। मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप क्वेश्चन करते रहो, साथ में सब याद हो जाएगी, अलग से कुछ नहीं करना है। देखो याद करो एक बार, 3 4 5, साथ में रिपीट करो ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलो, 3 4 5, 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25, 7 24 25, 9 40 41, 9 40 41, 11 60 61, 11 60 61, 13 84 85, 13 84 85। विषम संख्याओं में लगातार संख्या आएगी, बी और सी की वैल्यू। सम संख्या में एक गेप पे आती है, 8 15 17, 8 15 17, 15 12 35 37, 12 35 37, 16 63 65, 16 63 65, 20 99 101, 20 99 101। और ये वैल्यू अभी हम लोगों ने पहले निकाली थी कि अगर एक 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 है तो एक करनी 2 गुना होगी। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो। इसको अगर निकालना चाहो ना, मान लो कि ये वैल्यू 6 है, ये भी 6 है, तो ये आ जाएगी आपके 6 करनी 2, ये कितना आ जाएगा, 6 करनी 2, ये डायरेक्ट निकाल लोगे आप। ठीक है, बाकी ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, 28 45, ये मैंने सॉल्व करके सारी निकाली, तो ये आप सारी लिख लेना, ये आपके काम देगी। 28 45 53 होती, 33 56 65 होती, 36 77 85 होगी, 39 80 89 होगी, 48 55 73 होगी, 65 72 97 होगी। इसका आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 20 दो तरीके से यूज़ में आता है, 20 की जो है वो दो तरीके से, एक तो ये रेशियो में निकालो तो 20 99 101 हो सकती है, या 20 21 29 हो सकती है, दोनों से, क्योंकि ये वर्ग करने से ही पता चला है। ये जो वैल्यू ने कहा से, ये वर्ग करने से, कि या तो मैं ये कह सकता हूँ कि 101 का वर्ग बराबर 20 का वर्ग धन 99 का वर्ग, या तो मैं ये कह सकता हूँ कि 29 का वर्ग बराबर 21 का वर्ग धन 20 का वर्ग, तब भी दोनों सेम ही आना है। तो ये आपके पास ट्रिपलेट्स है, इसको आप बिल्कुल आराम से अपनी कॉपी में लिख लेना। मैं एक सेकंड के लिए हट जाता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेके फिर आप अच्छे से लिख पाओगे। क्लियर, चलो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हो। नहीं समझ में आ रही तो फिर से आप थोड़ा सा रिटर्न करना, पढ़ना, समझना। कोई मेरे शौक के लिए मत पढ़ो ना कि सर ने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, सर का यूट्यूब चैनल है तो हमें देखना, ऐसा नहीं। अपनी पढ़ाई करो, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट निकाल के मैं वीडियो बना, ऐसा नहीं कि कहीं से भी बस उठाया और वीडियो बना दिया है कि चलो देखो व्यूअर बढ़ जाए, ऐसा नहीं। मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहो तो एग्जाम दे के फिर मेरे वीडियो पे आके आप एक बार देखना कि क्यों क्वेश्चन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, देख लेना एक बार। किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो वृत्त के व्यास की लंबाई बताओ। क्या किया गया आपसे, ये वृत्त हो गया, इसकी एक जीवा है, वृत्त की जीवा कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ये जीवा हो गई ए बी। इसकी लंबाई दे रखी है कितनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जीवा हो गई है 10 सेंटीमीटर लंबाई। ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, इस केंद्र से इसकी दूरी कितनी, 12 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, तो ये बराबर भागों में विभाजित कर दिया है। बराबर भागों में विभाजित कर रहा है मतलब ये 10 है तो ये भी 5 होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 5।
तो पहले आप क्या करो, आपको व्यास निकालना है तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो पहले आप त्रिज्या निकाल लो। क्या निकाल लो? इसकी त्रिज्या, ये आर निकाल लो। तो ये भी आपके पास आर आ जाएगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। ठीक है, ये ओ हो गया। इस पॉइंट को नाम दे दो सी। जैसे सी नाम दे दोगे तो आपके पास ये त्रिज्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी आर होगा। ठीक है, तो व्यास आ जाएगा ना। ठीक है, ये टोटल आपके डी की वैल्यू हो जाएगी व्यास, यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास होगा, तो व्यास की वैल्यू आ सकती है। अब यहाँ देखो हमारे पास एक ट्रेंगल बन गया। क्या बन गया? ट्रेंगल। ये ए है, ये सी है और ये ओ है। यहाँ देखो ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है 5। ये वैल्यू कितनी है? 12 है। ट्रिपलेट लग रही है कि नहीं लग रही है? ट्रिपलेट लग रही है कि लग रही है? देखो भाई, 5 है, एक 12 है, तो एक क्या होगी? 13। 5, 12 और 13 हो जाएगी। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग 144 धन 25 बराबर 169 होगा। 169 जो होता है वो 13 स्क्वायर होता है। तो मैंने तो डायरेक्ट ही निकाल दिया कि आर की जो वैल्यू कितनी होगी? 13। ये 13 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 13। और व्यास जो होता है वो इसका डबल ही होता है ना। डायमीटर अगर आपसे पूछा गया, व्यास पूछा गया है, तो व्यास डी की जो वैल्यू होती है वो 2r होती है। कितनी होती है? 2r। ठीक है, रेडियस का डबल। तो रेडियस हमारे पास 13 है और इसका अगर हम डबल करेंगे 2 इंटू 13 जब करेंगे तो हमारा जो डायमीटर आएगा, है ना, जो व्यास आएगा वो कितने सेंटीमीटर आ जाएगा भाई? 26। ठीक है, डायरेक्ट पीजीटी से वैल्यू आ गई, पाइथागोरस थ्योरम से हमने डायरेक्ट निकाल लिया। क्लियर? चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 26 करनी 3 सेंटीमीटर, जीवा ए बी वृत्त के केंद्र से 24 करनी 3 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई बताओ। अगेन वही आपकी थ्योरम आ रही है, सेम थ्योरम। अभी मैं एक ही थ्योरम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन करा दूँ। ये जीवा हो गई, इसकी लंबाई मान लो ए बी। ये वृत्त का केंद्र हो गया ओ। ओ केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सी पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये सी पॉइंट पे जो कट करेगा तो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। ठीक है, अब ये कहा गया आपसे कि केंद्र से ये त्रिज्या, त्रिज्या मतलब क्या होता है? तो केंद्र से जीवा तक की दूरी यहाँ मिला दी हमने, तो यहाँ मिला दिया, तो ये वाली जो वैल्यू है त्रिज्या दे रखी ना, त्रिज्या कितनी दे रखी? 26 करने से 3, 26√3। ए बी वृत्त के केंद्र से दूरी जो है 24 करनी 3 है, तो ए बी की जो दूरी है वो कितनी आ गई? 24√3 आ गई है। इसका जो मान होगा वही इसका होगा। यहाँ हम ट्रेंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। इसकी वैल्यू जो आ रही है 26√3 आ रही है, इसकी वैल्यू जो आ रही है 24√3 आ रही है। कुछ भी मत करो, पीजीटी आपको पता है ना, कि एक आपके पास 26 करनी 3 है, एक आपके पास 24 करनी 3 है। दोनों में करनी 3 है, जो तीसरी उपज उसमें भी क्या लगेगा? आपका करनी 3 लगेगा। तो करनी 3 तो यहाँ से हटा दो, बाकी को काटो आप, क्योंकि करनी 3 तो हमने लगा दी है। इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालें, 2 से काटो कितनी बार? 13 दूनी 26। इसको 2 से काटो, 12 दूनी 24। अगर ये 12 एक 13 है, तो आपको पता है 5 12 13 होता है ना। क्या होता है आपके पास? 5 12 13, कि अगर ये 13 ये 12 तो ये 5 होना चाहिए। अब क्योंकि हमने यहाँ क्या किया था, तो यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया था, तो वापस यहाँ जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10। चाहो तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख सकते हो। इसका जो मान आएगा ना, इसका मान आ जाएगा कितना? आ जाएगा 10 करनी 3। ठीक है, करनी 3 यहाँ था, यहाँ था, यहाँ भी होगा। 2 से कट रहा है, उसके अलावा तो किसी से कट ही नहीं रहा है, तो 2 से काटने में 13 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, तो 5 होना चाहिए, वो 5 का डबल 10। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है आपके पास? 10√3। तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास? 10√3। आपसे पूछा गया ए बी का मान बताओ, तो ए बी का मान इन दोनों को जोड़ दो, 10 करनी 3 और 10 करनी 3 मतलब कितना आ जाएगा? 20 करनी 3। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? 20√3 आ जाएगी, 20 करनी 3 आ जाएगी। क्लियर? निकाल पाओगे? इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई दिक्कत आ रही है क्या? दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, उन क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके अगले वीडियो में बताया जाएगा कैसे होगा। एक और देखो, सेम क्वेश्चन मैं आपको अच्छे खासे प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बस पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, एक से पढ़ो, 10 से पढ़ो तो घबराओगे अलग। ठीक है, रोज नए नए टीचर मत बनाओ। देखो यहाँ देखो, अगला जो क्वेश्चन है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 करनी 3 धन 1 है। ये जीवा होगा ए बी, इसकी जो लंबाई दे रखी है आपको टोटल पता है कि ए बी बराबर दे रखा है 16 करनी 3 धन 1 दे रखा है। और दूरी, केंद्र से दूरी वृत्त की जीवा की लंबाई 16 करनी 3 है, और दूरी 16 करनी 3, यहाँ देखो इधर लिखा है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 16√3 + 1 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 6√3 + 1, है ना। केंद्र से जो दूरी है, यहाँ से जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 6 करनी 3 धन 1। ठीक, ये दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि क्या बताओ, इसकी त्रिज्या बताओ, रेडियस बताओ। रेडियस बताओ मतलब ये वाली वैल्यू बताओ। आपको पता है केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, ये 2 बराबर भागों में। ये 16 करनी 3 है, तो इसका अगर मैं आधा करूंगा तो ये हो जाएगा 8
करनी 3 धन 1 हो जाएगा। ये 8 करनी 3 धन 1 और ये भी 8 करनी 3 धन 1 हो जाएगा। अब ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल। क्या बन गया? ये आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया है ना भाई। राइट एंगल ट्रेंगल ही तो बनेगा। ये देखो ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। इसमें देखो ये वाली जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? तो ये दे रखी है 8√3+1 दे रखी है। ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है? तो ये 6√3+1 दे रखी है। अब ये वैल्यू मुझे निकालना है, यही तो आपकी त्रिज्या होगी, यही रेडियस होगी। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय में हम देखो यहाँ लगाएंगे। एक भुजा आपके पास है 6 करनी 3, 6 करनी 3 धन 1। एक भुजा आपके पास 8 करनी 3 धन 1। जो कॉमन है ना वो तो आएगा ही आएगा, मतलब करनी 3 धन 1 यहाँ भी है, करनी 3 धन यहाँ भी है। तो जो तीसरी भुजा होगी उसमें भी मान आएगा आपका करनी 3 धन 1। ठीक है, मतलब ये हो रहा है कि हमने यहाँ से ये सॉल्व कर दिया, यहाँ से ये सॉल्व कर दिया, ये यहाँ भी आ गया। अब क्या करो, इसका रेशियो निकालो। रेशियो निकालेंगे तो ये 2 से कट रही, दोनों 2 से भाग दो, 2 से भाग दो 3 बार, 2 से भाग दो कितनी बार? 4 बार। 3 4 है, आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे, एक भुजा का मान 3 है, एक का 4 है, तो एक का कितना होगा? 5 होगा। रेशियो से 5 होगा। ये आप डायरेक्ट करोगे ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 से भाग दे तो वापस यहाँ क्या करो आप 2 से गुणा करा दो। 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10। 5 का डबल कितना होगा? 10 होगा। तो एक भुजा 6 करनी 3 धन 1 है, एक भुजा 8 करनी 3 धन 1 है। तो अगली जो भुजा होगी, रेडियस जो होगी वो आपके पास वो कितनी आ जाएगी? वो हो जाएगी 10√3+1। अब बताओ क्या इसको आप कर्ण का वर्ग धन लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग से इतने आसानी से सॉल्व कर पाओगे क्या? नहीं, नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है? तो इसीलिए आपको ट्रिपलेट्स को याद कर लेना है। इस रेशियो में होती है वैल्यूज, इनके 2 गुना 4 गुना 10 गुना आधे हो सकती है, इनके 1/4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर आएगी ऐसे ही। तो हमारे पास जो त्रिज्या रेडियस है वो कितनी आ गई है? 10√3+1। कितनी आ गई भाई? 10√3+1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बाकी फिर जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्वेश्चन को वो ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो, एक जीवा की लंबाई 32 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से दूरी 30 सेंटीमीटर। तो ऐसे एक वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 16 सेंटीमीटर है? ऐसे ही एक वृत्त की, मतलब दोनों वृत्त एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, इफ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ इज 22 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सर्कल सेंटर। यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग पहली लाइन से पढ़ते चलते हैं। ये वृत्त हो गया, इसमें देखो जीवा की लंबाई अगर आप देखोगे, ये जीवा हो गई, इसकी लंबाई कितनी दे रखी? 32 सेंटीमीटर। ये केंद्र हो गया, केंद्र से इसकी दूरी भी दे रखी है, केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इससे आप क्या निकाल सकते हो, और आपको क्या निकालना है? ये तो हो गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सेम सर्कल। ऐसे ही एक और वृत्त है, उसकी आपको त्रिज्या निकालना है। तो ऐसे ही वृत्त है, मतलब हम इसी को बना देते हैं। सेम है तो मतलब ये सेम टू सेम हो गया। ठीक है, आपको क्या पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास आपने जो परपेंडिकुलर डाला है, ये इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 बराबर में। मतलब ये 32 है तो ये कितना हो जाएगा? 16। ये कितना हो जाएगा? 16। पहले इसकी रेडियस निकालो, त्रिज्या निकालो। तो त्रिज्या निकालेंगे, ये आपके पास बन गया है। यहाँ पे ये वैल्यू 16 है, ये 30 है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना भाई? इसका मान 32 था, मतलब 16 16 हो गया, और केंद्र से दूरी 30 है तो 30 हो गई। देखो, एक 16 है, एक 30 है, तो तीसरा मान हम निकाल सकते हैं। कितने से कट रहा है? 2 से। 2 से कट रहा है कितनी बार? 8 बार। 2 से कितनी बार कट रहा है? 15 बार। तो आपको पता होना चाहिए, 1 8 1 15 है तो एक 17 होगा। 1 8 1 15 है तो एक क्या होगा? 17 होगा। तो ये वाली वैल्यू जो आएगी आपके पास, थर्ड वैल्यू, क्योंकि राइट एंगल बन ही गया था ना, तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी 17। क्योंकि आपने 2 से डिवाइड किया तो वापस 2 से मल्टीप्लाई कराओ, और 17 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 17 2 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो आप कह दोगे ये 16 ये 30, तो ये कितनी होगी? 34। तो इस वृत्त की त्रिज्या आपके पास कितने सेंटीमीटर आ गई? 34 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 34। अब क्योंकि ये वृत्त भी तो समान ही है, ये वृत्त भी क्या है? समान है। इसमें भी एक जीवा बना रखी है, ये वृत्त भी समान है, मतलब इसकी त्रिज्या समान होना चाहिए। त्रिज्या क्या होना चाहिए? समान। त्रिज्या समान मतलब इसकी त्रिज्या 34 है तो इसकी भी 34 ही होगी। इससे हमने त्रिज्या निकाल ली। समान वृत्त है मतलब त्रिज्या समान, तो इसकी त्रिज्या भी आपने 34 बता दी है। आगे देखो, तो ऐसे ही एक वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। कितनी है? 16। ठीक है, ये 16 हो गई। ये वाली वैल्यू आपके 16 दे रखी है। अब ये 34 है, ये 16 है। क्लियर हो गया ना? ये 34 है, ये 16 है, तो ये क्या होगा आपके पास? देखो ना, एक वैल्यू 16 है, एक 34 है, तो एक और वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 2 से काटो कितनी बार? 8 बार। 2 से कितनी बार? 17 बार। 8 है, 17 है ना? मेरे पास 8 भी आ गया और मेरे पास क्या आ गया है? 17 भी आ गया। तो 8 आ गया, 17 आ गया, तो एक वैल्यू 15 होना चाहिए। क्योंकि 2 से काटे तो 2 से गुणा करा दो, और जब हम इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? 30 आएगी। कितनी आएगी? 30। मतलब ये हो रहा है कि ये वाला पार्ट 30 है। अब जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो ये आपके पास जीवा जो है ना CD हो गई। क्या हो गई? ये CD। और CD की वैल्यू आपसे अगर पूछेगी तो 30 और 30 कितनी हो जाएगी? 60। 30 और 30 कितनी हो जाएगी? 60। तो CD की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर। ध्यान दो
क्या किया हमने, एक वृत्त है जिसकी जीवा की लंबाई 32 है, हमें पता है केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को बराबर भागों में विभाजित करता है। ये 32 था तो ये 16, ये 16। केंद्र से दूरी 30 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालना है तो आपने कहा सर ये 16 है ये 30 है, काटो 8 से 15, तो 8 15 और 17, क्योंकि 2 से काटा तो 2 से गुणा कर दो तो 17 का डबल 34, मतलब त्रिज्या कितनी आ गई 34। समान वृत्त में आपको जीवा की लंबाई निकालना है, तो समान वृत्त मतलब इसकी त्रिज्या 34 है तो इसकी भी 34 ही होगी, तो ये तो 34 हो गया। जीवा की लंबाई क्या होगी, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, मतलब ये दूरी कितनी 16 है। आपको पता है लंब जो होता है जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है और 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये वैल्यू मुझे पता थी कि ये वैल्यू 34 है, ये वैल्यू भी पता थी 16 थी, 2 से काटेंगे 8 बार 17 बार, तो 8 17 तो 15 होगा। वो 15 होगा तो 2 का गुणा होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 30। इस त्रिभुज में ये वैल्यू 30 है। अब जीवा 30 आंसर नहीं है आपका, जीवा का आधा भाग 30 है, तो पूरा भाग बताओगे तो 30 का डबल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। एक और बात, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या करना है आपको, मैं यहाँ लिखना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ना, ध्यान रखना है आराम से, आपको इसको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब समकोण त्रिभुज दो हो जाए, एक नहीं हो जाए, कितने हो जाए आपके पास, दो हो जाए, समान त्रिभुज दे रखे हो या फिर कोई दो वैल्यू आपके पास किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोई वैल्यू इक्वल हो जाए, कोई भी वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, कोई वैल्यू इक्वल हो जाए, मतलब मान लो कि ये आपके पास 12 है, यहाँ भी 12 लिखा है, दोनों जगह 12 लिखा है। और देखो आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू आपके पास दे रखी है 15, कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। और मान लो ये वैल्यू आपके पास 15 है, ये वाली वैल्यू भी कितनी है, 15 है। एक वैल्यू अगर आपके पास इक्वल हो जाती है, ठीक है, यहाँ 12 नहीं हो सकता, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल हम बना लेते हैं कि दो समकोण त्रिभुज है, एक ये हो गया और एक सेम टू सेम और बना देते हैं, एक ये हो गया, दोनों सेम है, दोनों में एक भुजा बराबर है, मतलब ये वाला मान 15 है, ये वाला मान भी 15 है। इसका एक मान ये वाला दे रखा है आपके पास 12 दे रखा है, और ये वाला मान दे रखा है 9। ये 3 4 5 वाली थ्योरम है ना, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 3 4 5 लगा है, ये दे रखा है। और मान लो कि आपसे कहा जाए कि ये 15 हो गया, ये वाली वैल्यू 9 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 12, ये कितनी होगी 12। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, कोई भी एक साइड क्या हो जाए आपके पास इक्वल, सेम टू सेम हो जाए, कोई भी एक मान अगर इक्वल हो जाए, तो बाकी की जो आपके पास साइड्स होगी वो भी इक्वल आना चाहिए। वो अपनी सिर्फ पोजीशन चेंज कर सकती है, वो सिर्फ क्या चेंज कर सकती है, पोजीशन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगले क्वेश्चन में काम देगा, अगले क्वेश्चन में क्या करेगा, ये काम देगा। कैसे काम देगा, मान लो कि ये वैल्यू आर है, यहाँ पे आपके पास लिखा है 3 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4 लिखा है। अब आपके पास मान लो कि अगेन आपने एक और ट्रेंगल बना दिया, ये वैल्यू आपके पास आर है और ये वैल्यू 3 है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जब ये 3 यहाँ आ गया तो ये 4 यहाँ आ जाए। अगर एक कॉमन है तो बाकी दो भी कॉमन में ही निकालोगे, बाकी दो भी किस में निकालोगे, कॉमन में। तो यहाँ तक के देखो मैंने आपको बेसिक जो थ्योरम वाली थी कि सेंटर से अगर आप कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डालते हो तो 90 डिग्री का डलेगा, और 90 डिग्री का डलने के साथ साथ वो क्या करेगा, आपकी जो कॉर्ड होती है जीवा जो होती है उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। और ये उसके क्वेश्चन है, आज मैंने आपको ट्रिपलेट बता दी है, ट्रिपलेट कैसे बनाई जाती है, कैसे निकाली जाती है, कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सारी चीज़ें बता दी है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप बेशक कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो सर ऐसी चीज़ें। आप नोट्स बनाते जाओ, एक बार अगर आपने नोट्स बना लिए तो आप किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सर्कल का तो आपको कभी नहीं छूटेगा, ये मैं आपको बता दूं। चाहो तो आप एग्जाम का क्वेश्चन लेके आ जाना, मैं आपको यूट्यूब की क्लास से ही बताऊंगा कि देखो इस क्वेश्चन को यहाँ से लिया गया है, ठीक है। आराम से समझना है, धीरे धीरे समझना है, मैं आपको बेसिक पार्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत अलग भी होना तो आप बना लोगे, अगर समझोगे तो, रटोगे तो फिर मुश्किल। और एडवांस में सिर्फ नाम एडवांस है क्योंकि उसके फंक्शन ज़्यादा है, और अगर आप फंक्शन समझ लोगे तो फिर आसान हो गया। और आपको पता है मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि, समय दूरी चाल, ये सब कर लेते, सब जितना बच्चा तैयारी कर रहा है सबको आता है, तुम क्या उसमें नया कर रहे हो। तो नया क्या होगा, जब आपको एडवांस मैथ्स आएगा, जिसे एडवांस मैथ्स आएगा वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएगा। क्लियर है, तो आराम से समझो, नोट्स बनाओ, 2-3 महीने में आपको पूरा एडवांस मैथ्स में कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करो, मस्त रहो, इन्जॉय करो, ठीक। थैंक यू सो मच।